हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 2nd, 3rd एंड 4th जून को, उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी। इनका ये स्टेटमेंट था, द नीड ऑफ द आवर इज़ नॉट टू बी ओवरवेलम्ड बाय द करंट सिचुएशन बट टू कलेक्टिवली ओवरकम इट। ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक मेजर एक स्टेटमेंट यहाँ पर किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो स्लाइड है, मैंने आरबीआई का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर वो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते, तो वहाँ से मैंने ये लिया है। तो चलो आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। तो ये है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और मैं हूँ सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेरा जो लेक्चर है वो देखना है तो आप हमारे एग्ज़ाम बी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो होती है वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पर जाइए और ये लेक्चर वहाँ पर देखिए। तो आपको कंटिन्यूसली देखिए, एक साल में ऐसे 6 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो मीटिंग होती है हर 2 महीने में एक बार होती है। तो अगर आपको ये पूरा मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये अगर जानना है तो आपको ये एमपीसी मीटिंग का जो आउटकम होता है या उसके डिसीजंस होते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने होते हैं। तो ये है एमपीसी का जो मीटिंग है उसका स्केड्यूल यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो ये आरबीआई का जो एक्ट है उसका सेक्शन 45ZI है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि आरबीआई के जो एमपीसी है उसकी टोटल 6 मीटिंग होगी। तो उसका पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिया है। ये फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हो गई है जो आज हम देखने वाले हैं। आज हम ये सेकंड मीटिंग के बारे में देखने वाले, और ये इसके स्केड्यूल के हिसाब से अगली 4 मीटिंग्स के डेट्स ये है, आप यहाँ पर देख लीजिए। कभी कभी मतलब एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो हमें क्या है, रेडी रहना है हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर ये है सेक्शन 45ZI। ये एक्चुअली मैंने आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। तो मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो वहाँ पर क्या दिया देखो, द बैंक। यहाँ पर क्या होता है ना, यह बैंक में आर कैपिटल अगर बैंक लिखा है ना, आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट में भी लिखते हैं, और जो आरबीआई का एक्ट है 1934 में, उसमें ऐसा अगर बैंक वर्ड आता है कैपिटल बी में तो उसका मतलब होता है वो आरबीआई के बारे में बात करें, तो वहाँ पर वो बैंक लिखेंगे। हर बार मतलब आरबीआई नहीं लिखेंगे, सिर्फ बैंक लिखेंगे। द बैंक शैल ऑर्गेनाइज एट लीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन अ ईयर। देखो क्या है, अभी अगर एग्जाम में आ गया कि एक्ट के हिसाब से कितना एटलीस्ट कितने मीटिंग लेना ज़रूरी है, 4 लेना ज़रूरी है। हम 12 ले सकते हैं कि ले सकते हैं, एवरी मंथ ले सकते हैं, एवरी मंथ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 मीटिंग लेना ज़रूरी है। द मीटिंग schedule of the monetary policy committee for a year shall be published by the bank, यानी कि आरबीआई, at least a week before the first meeting in that year। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ये बताता है आपको कि जो स्केड्यूल है वो फर्स्ट मीटिंग के 1 वीक पहले डिक्लेयर करना है। और जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखा है, तो ये उन्होंने उस सेक्शन के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया है। पहली मीटिंग कब हुई, अप्रैल 5 को हुई, और इन्होंने 31 मार्च को वो डिक्लेयर किया, यानी कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपको याद रहना चाहिए। तो अभी क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस, ये मैंने एक्चुअली पिछले लेक्चर में लिया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे कि जो वो लेक्चर ना देख के डायरेक्टली ये लेक्चर से देखना चालू करेंगे, इसलिए मैंने वो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसके कुछ स्लाइड्स यहाँ पर मैंने लिए जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है इस लेक्चर के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस मतलब क्या, स्टांस मतलब आपका क्या व्यू है, तो उसको स्टांस कहते हैं। तो अगर ये जो पूरे है, अकोमोडेटिव स्टांस, एक्सपांशनरी स्टांस, ईजी स्टांस और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये सबका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इसको डोविश भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो कहते हैं कि अकोमोडेटिव स्टांस है, यानी कि उसका अल्टरनेटिव मीनिंग हो गया एक्सपांशनरी है, या उसको ईजी भी कहते हैं, या फिर उसको डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी कहते हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले, उसको कहते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ की। क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं।
An accommodative stance means a central bank will cut rates to inject money into the financial system whenever needed. उसका मतलब ग्रोथ के लिए. A change in this stance to neutral, ठीक है, न्यूट्रल स्टांस है वो भी देखेंगे, मीन्स आरबीआई विल अल्टर रेट्स इन एनी डायरेक्शन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, न्यूट्रल का मतलब होता है एनी डायरेक्शन. इन द सिस्टम वी कैन से वेट एंड वॉच पॉलिसी, मोर डेटा रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन. ठीक है, तो ये है कि न्यूट्रल स्टांस में क्या होता है कि मोर आपको डेटा चाहिए कि जिससे आप डिसीजन ले सके. तो जनरली अकोमोडेटिव का मीनिंग क्या होता है कि आपको रेट कट करना है, किस लिए, इंजेक्ट मनी इन दी फाइनेंशियल सिस्टम फॉर दी ग्रोथ पर्पस. ठीक है, ये मीनिंग है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का. अभी ये है हॉकिश, इसको हॉकिश कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी कहते हैं, या फिर उसको आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे. या इसमें क्या होता है ना, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होता है. ठीक है, ये चारों का मीनिंग सेम है. अगर आपको कोई हॉकिश कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जार्गन. अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आप कहो आरबीआई ने डॉविश पॉलिसी स्टांस लिया, या आरबीआई ने हॉकिश पॉलिसी स्टांस लिया. जो बर्ड है उनकी वो क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका मीनिंग है. लेकिन अगर आपको सिंपल बात करनी है तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी कह सकते हैं, यानी कि मनी सप्लाई कम करना है उनको, या फिर उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, या फिर उसको आप इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज रेट इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाता है. ठीक है, क्योंकि लोन महंगा होगा तो कौन लोन लेगा, उसका मीनिंग वो होता है. और ये होता है थर्ड मीनिंग, जिसमें आप उसको न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल है, या फिर आप उसको कहेंगे वेट एंड वॉच है. यानी कि अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके, इसलिए उसको कहते हैं कि न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस. तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ये बेसिक वर्ड्स है. क्या होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा डीप जाने की सोचते हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग ही रह जाता है. तो इंटरव्यू में क्या है ना, वो आपको डीप में नहीं पूछेंगे. आप कोई भी इंटरव्यू हो, आरबीआई का इंटरव्यू हो, या कोई एसबीआई पीओ का हो, या आईबीपीएस पे, वो सिंपल पूछेंगे आपको न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, हॉकिश क्या होता है, डॉविश क्या होता है. तो आपको उसका एक सिंपल मीनिंग आना चाहिए. तो अभी ये है कि बेसिक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कवर किया था कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उनके नाम क्या हैं. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. स्पेसिफिकली आरबीआई का जो इंटरव्यू है ग्रेड बी का, उसमें तो डेफिनेटली पता होना चाहिए. और बाकी के भी इंटरव्यू में अगर आप इतना डीप लेवल पे पढ़ेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा हो सकता है. ठीक है, तो आरबीआई में क्या होता है कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. आप उसको कहो 3 + 3 = 6. तो 3 जो मेंबर होते हैं आरबीआई के इंटरनल होते हैं, और 3 बाहर के होते हैं. तो अब बाहर के जो मेंबर्स हैं, अभी ये नए आए हैं ना, ये क्योंकि ये सेकंड एमपीसी है. हर 5 साल में एक एमपीसी होती है. पहली हो गई, अभी ये सेकंड है, इसमें ये नए मेंबर्स आए. तो एक है असीमा गोयल, शशांक भिडे एंड जयंत वर्मा. ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं. ये मतलब एक्सटर्नल मेंबर्स कहेंगे आप उनको. ठीक है, यानी कि आरबीआई के नहीं है, बाहर के हैं. तो अभी जो आरबीआई के है उसमें कौन है, ये है आरबीआई के हमारे गवर्नर श्री शक्तिकांत दास. उसके बाद सेकंड मेंबर है डॉक्टर एमडी पात्रा. ठीक है, एंड थर्ड मेंबर जो है वो है डॉक्टर मृदुल सग्गर. ये है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनके पास चार्ज है मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है उसका चार्ज इनके पास है. मतलब वो क्या होता है, आरबीआई के जितने ईडी है ना, उनके पास मतलब वो इंचार्ज होते हैं उस डिपार्टमेंट के. तो इनके पास ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च, डीईपीआर कहते हैं इसको, और मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, इसीलिए ये इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट के. यानी कि यहाँ पे सीजीएम लेवल के होते हैं, और उनको ये इनके अंडर वो काम करते हो. तो इसलिए ये जो 3 लोग हैं ये आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव है. अगर आपको पूछेंगे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं, तो वो 4 हैं. ये है डॉक्टर श्री एम के जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री राजेश्वर राव एंड श्री टी रविशंकर. रिसेंटली आए हैं. कोऑर्डिनेशन का काम इनके पास है. कोऑर्डिनेशन मतलब जो सबसे सीनियर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो श्री रविशंकर देख रहे हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. अभी मैं आरबीआई का इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने एक स्टूडेंट्स को पूछा जो इंटरव्यू अपीयर करने वाला है, तो
वो मतलब मुझे पता नहीं, उनको एक भी डिप्टी गवर्नर का नाम नहीं आया। कभी कभी क्या होता है हम टेंशन में सारा भूल जाते हैं, तो वैसा भी हुआ होगा। लेकिन ये जो बेसिक है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, जैसे आप SBI PO का आपका इंटरव्यू है, तो आपको उसका MD मतलब चेयरमैन कौन है, उनके MD कितने हैं, उनके नाम क्या है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की भी नाम याद रखिए। तो ये अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में बताएंगे तो काफ़ी इम्प्रेशन वहाँ पर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक है। अभी ये रिसेंटली ये जो अच्छा इन्फोग्राफिक्स है ना, मैंने आपको कहा है RBI का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से मैंने लिया है। तो की पॉलिसी अनाउंसमेंट क्या क्या किया है यहाँ पे, फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर मतलब क्या है, जहाँ पर काफ़ी कॉन्टैक्ट आते हैं, जैसे स्पा है, सलून्स है, रेस्टोरेंट्स है, टूर ऑपरेटर्स है, एक्सेट्रा, डिफाइन एज अ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या किया है, अ सेपरेट लिक्विडिटी विंडो ऑफ ₹15,000 करोड़ टिल March 31, 2022, यानी कि एक साल के लिए, टेनर अप टू 3 ईयर्स एट रेपो रेट, यानी कि लिक्विडिटी इनको रेपो रेट पे प्रोवाइड की जाएगी। ऑन टैप लिक्विडिटी टू बी अवेलेबल, बैंक्स कैन पार्क सरप्लस लिक्विडिटी अप टू द साइज ऑफ द लोन बुक क्रिएटेड अंडर दिस स्कीम विथ RBI एट 25%। ये पॉइंट BPS है। ठीक है, BPS यानी बेसिस पॉइंट, यानी कि 100 BPS इज इक्वल टू 1% है। ठीक है, यानी कि 25 BPS का मतलब हो गया 0.25% अबोव रिवर्स रेपो। ठीक है, यानी कि RBI बैंक जो है RBI के पास जनरली रखते हैं, तो उनको रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, उससे 0.25% ज़्यादा में इंटरेस्ट बैंकों को मिलेगा। ठीक है, चलिए RBI बाई मंथली पॉलिसी में इसमें नेक्स्ट क्या है, ये सारा अनचेंज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। GDP का प्रोजेक्शन वो किया है उन्होंने 9.5% किया। अभी ये क्या हुआ ना, हमारा जो बेस जो होता है ना, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट की वजह से ये नंबर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि अभी हमारा बेस ही कम हो गया है, तो वहाँ से अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो वो परसेंटेज टर्म में ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना किया यहाँ पर इन्होंने, 5.1%। तो यहाँ पर का CPI का आउटलुक क्या है, GDP का क्या, यहाँ पे देखिए GDP का ना फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा नंबर लिख रहा है, क्योंकि ये इसको कहते हैं बेस इफेक्ट की वजह से हुआ। जैसे मान लो, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, मान लो 100 था आपका इकोनॉमी GDP मान लीजिए, फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए 90 हो गया। ठीक है, अभी ये 90 से बढ़ के मान लो आप यहाँ पर हो गए 99, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, 10% राइज दिखेगा। मतलब ये प्रीवियस ईयर के 100 से भी कम है। ठीक है, जैसे मान लो 2019 में इतना था, जस्ट एग्जांपल के लिए, ये हो गया 2020 में और ये हो गया 2021 में। तो यहाँ से ऐसे दिख रहा है हमें 2020 से 90 से 99 हुआ, 10% इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली पिछले साल से कम लग रहा है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमारा जो बेस है वो कम हो गया, इसीलिए Q1 में ना इतना ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि कोई अगर आपको इतना डीप में पूछे कि ये जो GDP प्रोजेक्शन की RBI ने वो Q1, 2, 3, 4 में किया, तो Q1 में इतना ज़्यादा क्यों नंबर दिख रहा है, तो ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, फिर बाद में अभी वो बढ़ेगी, तो वो जो बेस कम होने से वो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो परसेंटेज टर्म में ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसका मतलब है। अभी GSAP 1 में क्या हुआ था कि परचेस ऑफ 40,000 करोड़ ऑन July 17, 2021, और टोटल 1 लाख करोड़ का करना है। अभी देखो इन्होंने GSAP 2.0 के बारे में बात किया है। जैसे ही उन्होंने जब अनाउंस किया था ना, ये GSAP 1.0 है। GSAP का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम, यानी कि RBI क्या करने वाला, इसमें मार्केट से 1.2 लाख करोड़ का सिक्योरिटीज़ बाय करने वाला है सेकेंडरी मार्केट से। ऐसा पहले RBI ने कभी नहीं किया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको फॉरेन कंट्रीज़ में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, इसको QE आपने नाम सुना होगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो और इसमें क्या है, जनरली RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन तो करता है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो आपका OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, वो बोल रहे कि हम 1.2 लाख करोड़ का आउटराइट परचेस करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट से। बाकी के जो प्रोडक्ट्स है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स वो चलते रहेंगे, OMO चलता रहेगा, बाकी सारे चलते रहेंगे, लेकिन RBI की तरफ से ये कमिटमेंट आया है कि जो सेकंड क्वार्टर है हमारा, पहला क्वार्टर क्या है अपना, अप्रैल, मई एंड जून, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर में वो 1.2 लाख करोड़ का
उसको GSAP कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। उसमें 1.2 लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSAP RBI बाय करेगा। RBI बाय करेगा, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटीज़ बाय करेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा, ठीक है। स्पेशल लिक्विडिटी ऑफ ₹16,000 करोड़ टू सिडबी फॉर लेंडिंग टू SMEs। देखो ये सारा जो चल रहा है ना, वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए चल रहा है। लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब क्या है, अभी आपको पता है कि कंपनी का प्रोडक्शन बंद है, और अगर आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को पैसा देना पड़ेगा। जब इंडस्ट्री को पैसा जाएगा तब उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, लोग परचेस करेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद सारा ये इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है, इसमें पहले जो अमाउंट था 25 करोड़ का, अभी 50 करोड़ का किया है। और यहाँ पे नॉन MSME स्मॉल बिजनेसेस एंड लोन्स टू इंडिविजुअल्स, ये भी इसमें रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है 2.0 उसमें इसको इंक्लूड किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको इसको नोट डाउन करना है। देखो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का इकोनॉमी रिलेटेड अगर पढ़ाई करना है ना, तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से करना है। तो ये गवर्नर का स्टेटमेंट है 4 जून का, ठीक है। मैं हर लेक्चर में, कोई भी मेरा लेक्चर है, मैं जो मेरे RBI के कोर्स में भी जो पढ़ाता हूँ ना, उसमें ऑथेंटिक सोर्स से ही मैं पढ़ाता हूँ। RBI का एनुअल रिपोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट का हमारा बजट है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, वेबसाइट से अलग अलग, वहाँ से आप रेडीमेड डायरेक्टली मत पढ़ो कभी भी, डायरेक्ट जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, स्टेटस को हमने देखा। स्टेटस को मतलब कंडीशन जैसी है वैसे ही रखो, उसको कहते हैं स्टेटस को। क्या किया, पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज रखा है, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी वैसा ही रखा है। बैंक रेट जो है 4.25%, रिवर्स रेपो रेट 4.35%, यानी कि ये हो गया आपका रेपो रेट 4% होगा, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट ये हो गया 3.35, उसके बाद आपका बैंक रेट एंड MSF रेट जो है वो सेम रहते हैं, ये है आपके 4.25। तो ये रेट आपको याद रखने हैं, एक्चुअली चेंज होते जाएंगे। जैसे मान लो आपको ये देखना है कि आपको अगर बीच में कोई एग्ज़ाम है, RBI के लिए एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी टाइम है, तब तक तो 2-3 और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो जाएंगी। लेकिन क्या, जैसे मान लो आप इसके बाद SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आ सकता है, RBI असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम आ सकता है, तो तब को आपको ये तो पढ़ते रहना ही पड़ेगा। मतलब कोई बोलेगा कि सर तो हमें कितनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, तो आपको सारे के सारे पढ़ना है, क्योंकि आपको धीरे धीरे डेवलपमेंट पता चलेगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये क्या है, ये जो है सेक्शन 45ZA ऑफ द RBI एक्ट, इसमें क्या कहा है, ये एक्ट ये बताता है कि द एक्ट रिक्वायर्स, सेक्शन रिक्वायर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शाल इन कंसल्टेशन विद द RBI डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ द CPI वंस इन एवरी 5 ईयर। यानी कि जो MPC वाला जो टारगेट सेट करना है वो सेक्शन 45ZA में आता है। और अभी जो रिसेंटली टारगेट सेट किया उन्होंने वो है 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेके 6% का ये एक बैंड है। और ये जो अभी सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 5 साल के लिए बनी है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी। ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, यहाँ पर वही रिपीट हो रहा है, या एक बार देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने वही कहा है, टू कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टांस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अकोमोडेटिव स्टांस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये अनचेंज किया है, वैसा का वैसा बैंक रेट भी वही है, यानी कि अभी जो पॉलिसी पहले से है उसमें ये कोई चेंज नहीं किया है। ये क्या होता है ना, आपका व्यू कैसा है, कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये न्यूट्रल है क्योंकि चेंज नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है। ये इसको क्या ही अकोमोडेटिव स्टांस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि अभी हमें काफ़ी जो कहते हैं लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है इकोनॉमी में। अभी ये इन्होंने क्या होता है ना, MPC में ये असेसमेंट भी करते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है। जैसे एडवांस इकोनॉमी जो है, जैसे US है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड स्टिमुलस पैकेज। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ये दोनों चीज़ों पे हम थोड़ा सा
पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा वैक्सीन अभी देखेंगे आप तो सिर्फ 4% के आसपास हुआ है। कंप्लीट वैक्सीनेशन का बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे स्टिमुलस पैकेजेस भी इतने नहीं दिए हैं जितने एक्चुअल होने चाहिए। ठीक है, लोगों के पास जब पैसा आएगा तभी लोग डिमांड करेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सप्लाई साइड से काम कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री को पैसा दे दो, प्रोडक्शन चालू कर दो, लेकिन जब तक सप्लाई साइड में पैसा नहीं आएगा लोगों के पास तो डिमांड कैसे जनरेट होगी। अगर आप देखिए, बीच में मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट खुल गया तो लोग क्या मार्केट में गए तो उनके जो मोबाइल्स थे या लैपटॉप्स थे ना, उसको वो रिपेयर करने के लिए गए, क्योंकि उनको पता है अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अगर है भी तो हमें उसको सेव करके रखना। इसलिए लोगों ने नई चीज़ें नहीं खरीदी, जो पुरानी है उसको ही कुछ रिपेयर करके वो एडजस्ट करके वो काम चला रहे। तो इसलिए जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड कंटिन्यूज टू रिकवर एज अ एक्सटर्नल डिमांड रिज्यूम्स। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन लेवल का। लेकिन इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन, उसमें क्या हो सकता है कि वो जो है उनका जो उस कंट्रीज़ का ऑफिशियल टारगेट है उससे ज़्यादा अभी चल रहा है। तो ये इशू है। मतलब जब आप स्टिमुलस पैकेज देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हो। तो पैसा जब डालेंगे इसका मतलब है मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी जाना चाहिए, वैक्सीनेशन भी चलना चाहिए। तो ये यहाँ पे ग्लोबल असेसमेंट आरबीआई ने किया है। अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या हुआ, इन्होंने देखो कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने कहा ना आपको पिछले स्लाइड में कि जो बेस इफेक्ट है, हमारी इकोनॉमी क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है 7.3% से। यानी कि पहले अगर 100 थी तो अभी हमारा हुआ है 92.7। ठीक है, अभी हमारा हुआ है 92.7%, यानी कि 7.3, ये जो डिफरेंस है ये है आपका 7.3 का डिफरेंस है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और ये जो उसमें Q4 था, यानी कि क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर था, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट दिखा था हमें। और अभी ये जो IMD है हमारा, इंडियाज़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इन्होंने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट का क्या मीनिंग होता है, अगर आप यहाँ पे अगर मैप देखेंगे ना, तो ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, यह है ईस्ट। तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि यहाँ से आता है ना आपका मानसून, तो इसलिए इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो उन्होंने कहा है कि 101% होगा, यानी कि जो रेनफॉल होगा जो प्रेडिक्शन से, तो वो एक ये अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर जब बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर का जो इनपुट जाता है सेकेंडरी सेक्टर में एंड फिर बाद में जाता है टर्शरी सेक्टर में, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या अच्छा मानसून हुआ तो आगे की जो कनेक्टेड इकोनॉमी है वो हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए, विद द राइज इन इन्फेक्शंस इन रूरल एरियाज, हाउएवर इंडिकेटर्स ऑफ रूरल डिमांड, ट्रैक्टर सेल्स, टू व्हीलर सेल्स पोस्टेड अ सिक्वेंशियल डिक्लाइन ड्यूरिंग द अप्रैल। यानी कि अभी भी मैंने कहा आपको कि परचेसिंग जो है, बाइंग जो है वो चालू नहीं हुआ है हमारे इकोनॉमी में। अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रजिस्टर्ड ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट इन मार्च 2021, while mining and electricity surpassed March 2019 लेवल्स, यानी कि वो जो लेवल्स है उसको सरपास कर दिया है। अभी देखिए ये क्या है, GST कलेक्शंस वेयर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग अप्रैल 2021। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और फिर बाद में इतने सारे केसेस है, लॉकडाउन है, लेकिन GST कलेक्शन बढ़ रहा है। यानी कि सर्विसेज सेक्टर में, मतलब आप देखिए ऑनलाइन भी अभी परचेसिंग जो है चालू हुआ है, यानी कि GST आपको दिख रहा है, इसका मतलब है इकोनॉमी में एक्टिविटी चालू हो गई। क्योंकि आप कब एक्टिविटी चालू, जैसे मान लो आपने फ़ोन लिया, 20,000 का फ़ोन लिया, तो आप उस पर वो जो 18% का है वो आप उसमें GST भरेंगे। तो ये GST कलेक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी चालू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था आई थिंक, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी कि वो फास्ट चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रेलवे फ्रेट ट्रैफिक, उसके बाद पोर्ट कार्गो, स्टील कंजम्पशन, सीमेंट प्रोडक्शन, टोल कलेक्शन, रिकॉर्डेड सिक्वेंशियल मॉडरेशन ड्यूरिंग दी अप्रैल में 2021। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको कहते हैं PMI। ये PMI जो 55.5 है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर 50 के ऊपर नंबर है ना
तो इसका मतलब है आप एक्सपांड हो रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा एक्सपांशन आया है अप्रैल ड्यू टू अ स्लो डाउन इन द आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स। सर्विस पीएमआई, ठीक है, सर्विस पीएमआई विच वॉज 54.0 इन अप्रैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्शन। देखो 50 के नीचे गया है यहाँ पर, सॉरी ये जो है ना ये लिखा है कि रिमेंड इन द एक्सपांशन, 50 से ज़्यादा है, ऑल्दो इट मॉडरेटेड टू 50.8 फ्रॉम, यानी कि 50.5 था पहले, 55.5, अभी वो 50.8 हुआ है, यानी कि एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि 50 से ज़्यादा होता है तो एक्सपांशन, लेकिन उसका रेट कम हुआ है। लेकिन अगर आप सर्विस में देखेंगे, सर्विस पीएमआई जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट दिखा है ना इन्होंने, ब्रैकेट का मतलब है वो निगेटिव है। तो ये जानना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि अगर पीएमआई इंडेक्स 50 से ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 50 से नीचे है तो वो 50 से ज़्यादा है तो एक्सपांशन, एंड 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा था इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। ये हुआ है टू यानी कि इतना हुआ, कहाँ से 55 से 50 हुआ ये, लेकिन 50 से ज़्यादा है इसलिए थोड़ा तो भी एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन सर्विस में तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि वो 50 से कम है। अब याद है, सिस्टम लिक्विडिटी रिमेन्ड इन लार्ज सरप्लस इन अप्रैल एंड मे विथ एवरेज डेली नेट एब्जॉर्प्शन अंडर द LAF अमाउंटिंग टू 5.2 लाख करोड़, ठीक है। इतना मनी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है जो अगले 1-2 महीने में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अभी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो नियर अबाउट 600 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है। एक्चुअल अमाउंट है 598.2 बिलियन डॉलर्स। और अभी क्या है यहाँ पे ये दिया है कि क्या होता है ना, इसमें वोटिंग होती है, ये जो 6 लोग हैं ना ये वोटिंग करते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि यूनानिमसली वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट दी 4%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे मेंबर्स का व्यू सेम है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, पिछले आई थिंक 5-6 मीटिंग से ऐसे चल रहा है कि यूनानिमसली वो उसको अनचेंज रख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट मीटिंग का डेट इन्होंने दिया है अगस्त 4 से लेके 6 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप RBI के रिपोर्ट पे जाइए, और मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी इसको पोस्ट करूँगा कि क्या है यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ना RBI के वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक है। RBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें RBI के डिप्टी गवर्नर और चारों के चारों RBI के गवर्नर और चारों के चारों डिप्टी गवर्नर प्रेजेंट थे। लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों से, मीडिया के लोगों से, जो रिपोर्टर्स आते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर से, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर उन्होंने दिए। तो काफ़ी मतलब आपको भी कभी कभी जो सवाल आते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो काफ़ी एक 10-12 पेजेस का वो एक पूरा रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि अगर कुछ थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करके अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पर वो देते हैं। तो ये इसका लिंक मैं, ये जो कमेंट होगा ना उसका, वीडियो का कमेंट में मैं इसका लिंक दे देता हूँ आपको। तो ये अभी हमारा जो RBI का कोर्स है, ये जो कोर्स है एक्सक्लूसिव कोर्स, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है मतलब ये। तो आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में मिलेगा आपको। ये जो वीडियो मैंने यहाँ पर इसका इमेज दिखाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाइए आप और देख लीजिए। मतलब यहाँ पर 1-on-1 आपको गाइडेंस मिलने वाला है। ऐसा कोर्स मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आप जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, अगर आपको लगता है कि उस कोर्स से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन होगा या आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन होगा, तो आप डेफिनेटली वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और ये देखिए कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री की बेस्ट टीम है। मैं सुशील रगड़े एक्स मैनेजर रह चुका हूँ RBI में। उसके बाद हमारे चंद्र प्रकाश जोशी है, ये AGM थे, ISB से इन्होंने MBA किया है। डॉक्टर संजीव शर्मा जी वो एक्स CGM रह चुके हैं, चीफ जनरल मैनेजर, यानी कि RBI का ग्रेड F लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, रीजनल डायरेक्टर भी है। अभी रिसेंटली रश्मि प्रसाद मैडम ने ज्वाइन किया, ये एक्स GM रह चुकी है मैडम, और मैडम ने SBI PO का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी साल उन्होंने काम किया है। CP मोहन जी है, ये एक्स CGM रह चुके थे नाबार्ड में। प्राची अग्रवाल मैडम है, एक्स मैनेजर केयर रेटिंग्स में।
ठीक है, आपको पता है कि रेटिंग एजेंसी केयर, तो यानी कि बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। और आरबीआई के इतने लोग हैं यहाँ पर, बाकी अब कहीं पर भी इतनी हाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही है। आप मतलब ये वीडियो के बारे में आपको या एमपीसी के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू and all the best for your upcoming examinations and your studies.